नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। पहली अपडेट की बात करते हैं तो भारत के स्वदेशी गन को लेकर आ रही है। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा धनुष और सारंग के बाद अब एक नई गन तैयार की गई है। बता दें कि कानपुर की इकाई ने एक और उपलब्धि हासिल की है। फैक्ट्री के इंजीनियरों ने स्वदेशी धनुष और सारंग गन यानी कि सारंग तोप से उन्नत माउंटेड गन यानी कि तोप को तैयार किया है और अभी हाल ही में 10 मई 2022 को इस माउंटेड गन से गोले दागकर परीक्षण किया गया। माउंटेड गन मानकों पर खरा उतरी। इसके साथ ही भारतीय सेना को एक और मजबूत हथियार मिल गया है और सेना ने इसे अभी हरी झंडी दे दी है। कहा जा रहा है कि स्वदेशी माउंटेड गन को महज 2 महीने में तैयार किया गया है। माउंटेड गन सिस्टम 155x52 कैलिबर की स्वदेशी बैरल से तैयार गन को परीक्षण के लिए भेजा गया था। यहाँ एक के बाद एक कई गोले दागकर इसका परीक्षण किया गया। बता दें कि माउंटेड गन, जिसे कि एक गाड़ी पर माउंट किया जा सकता है, इसको आप टोट सिस्टम भी कह सकते हैं, जिस पर भारतीय सेना की निर्भरता काफी अधिक भी है। कहा जा रहा है कि ये तोप 48 किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों के ठिकानों को खत्म कर सकती है। अभी तक भारत माउंटेड गन के लिए स्वीडन सहित कई दूसरे देशों को ऑर्डर देता था। स्वदेशी माउंटेड गन का सफल परीक्षण के बाद अब सेना के द्वारा कानपुर फील्ड गन फैक्ट्री को ऑर्डर दिए जाने की भी संभावना बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि फील्ड गन फैक्ट्री के इंजीनियरों ने माउंटेड गन की बैरल को 8 मीटर लंबा किया है। बैरल की लंबाई बढ़ाने पर गन की फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर तक पहुंच गई है। साथ ही ये पोर्टेबल होने के साथ वजन में भी कम है। यानी कि दोस्तों, धनुष और सारंग के बाद अब एक माउंटेड गन सिस्टम को तैयार कर लिया गया है, जिसके परीक्षण सफल हो गए हैं, लेकिन अभी इसकी यूजर ट्रायल को और वक्त लगेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस सामने आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस स्वदेशी हथियार को सेना में शामिल किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक समय ऐसा था जब भारत को दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक समझा जाता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। देश अब रक्षा उपकरणों का निर्यात करने वाले टॉप 25 देशों में शामिल हो चुका है। भारत अपनी रक्षा जरूरतों को विदेशों से हासिल करता था। कुछ भी यहाँ पर नहीं बनता था। टैंक, रॉकेट, मिसाइल, गोले, यहाँ तक कि बारूद भी सभी आयात किया जाता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने रक्षा हथियारों एवं उपकरणों से जुड़ी 309 सामग्रियों की एक लिस्ट बनाई है। एक निश्चित समय के बाद इन सामग्रियों को बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रक्षा मंत्री जी ने बताया कि इन रक्षा उपकरणों को बनाने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। अगली अपडेट भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर भारत और चीन विवाद पर सरकार ने पूरी जानकारी दे दी तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा। एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमने भारत और चीन के 2020 के आमने सामने की पूरी जानकारी दे दी तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा। वो देश के जवानों पर गर्व करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी सेना ने साहस दिखाया और करिश्माई काम किया, मैं केवल इतना कहूंगा कि हम पूरी जानकारी नहीं देंगे। बता दें कि पिछले महीने ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को साफ संदेश देते हुए कहा था कि अगर नुकसान हुआ तो भारत किसी को नहीं बख्शेगा। यानी कि दोस्तों, भारत चीन के बीच जो 2020 में गलवान हिंसा हुई थी, उसमें भारत ने बड़ी संख्या में इन चीनियों को लपेटा था, मारा था। इसीलिए भारत सरकार इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहती, लेकिन संकेत मिल गया है कि बहुत बड़ा नुकसान चीन को हुआ था। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि बोडोलैंड की समस्या का समाधान हो गया। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद अगले साल तक सुलझ जाएगा। दोनों के बीच सीमा संबंधी 60% मुद्दे को सुलझा लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पिछले 8 सालों के दौरान क्षेत्र के 9000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और भारत सरकार इस क्षेत्र में शांति और विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के युवा अब बंदूकें और पेट्रोल बम नहीं रखते, वे अब लैपटॉप रखते हैं और स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ये विकास का वही रास्ता है जिसकी परिकल्पना भारत सरकार ने की है। अमित शाह जी ने कहा कि असम के बोडोलैंड क्षेत्र में उग्रवाद को बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर के माध्यम से सुलझा लिया गया है। यही नहीं, इसके अलावा त्रिपुरा में उग्रवादी समूह का आत्मसमर्पण और भू शरणार्थी मुद्दे का समाधान भी भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए त्रिस्तरीय एजेंडा तैयार किया है, जिसमें कि सबसे पहले क्षेत्र की स्वदेशी संस्कृति और भाषाओं को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा, पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सभी विवादों को समाप्त किया जाएगा ताकि ये पूरी तरीके से उग्रवाद से मुक्त हो जाए। और तीसरा, 8 राज्यों को देश में सबसे विकसित बनाना है। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से
2 नोटम जारी किए गए हैं एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेस्ट के लिए, जिसमें कि पहला नोटम 1 से 3 जून के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसका दायरा है 300 से 500 किलोमीटर। कहा जा रहा है कि इसमें एयर टू एयर मिसाइल का ट्रायल हो सकता है। इसके अलावा दूसरा नोटम 5 से 6 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। इसका दायरा 2000 किलोमीटर का है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरान किसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है या फिर अग्नि प्राइम का टेस्ट हो सकता है। इसके अलावा यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत HSTDV को भी टेस्ट कर सकता है। दोस्तों, अगली खबर रक्षा मंत्रालय से आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है पहले चरण के तहत 1500 4x4 लाइट व्हीकल्स के लिए, जिन्हें की 16000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकेगा। साथ ही इसमें 6 सैनिकों को ले जाए जाने की क्षमता होनी चाहिए और इसका वजन 900 किलोग्राम तक होना चाहिए। और इन वाहनों को ब्रॉड गेज रेलवे बॉगीज और भारतीय वायुसेना के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उनके जरिए ले जाए जाने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें कि दोस्तों इन वाहनों को भारतीय वायुसेना के मिलिट्री एयरक्राफ्ट से एयर ड्रॉप भी किया जाने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है यंत्रा इंडिया लिमिटेड को लेकर। बता दें कि यंत्रा इंडिया लिमिटेड को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है 122 mm गन बैरल के लिए किसी विदेशी कंपनी से। आपको बता दें कि इससे पहले भारत की डिफेंस कंपनी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट लिमिटेड को पहला एक्सपोर्ट मिला था अभी हाल ही में, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए की थी, जो कि यूरोपियन फर्म से इस कंपनी को मिला था, जिसके तहत 155 mm आर्टिलरी गन की मेजर सब असेंबली का ये ऑर्डर था। दोस्तों, अगली खबर भारतीय नौसेना की तरफ से आ रही है। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम ही है कि भारत का प्रोजेक्ट 75 पूरा होने वाला है, तो प्रोजेक्ट 75I इसमें देरी हो रही है। ऐसे में अब मझगांव शिप बिल्डर्स ने अब अपनी स्वदेशी कन्वेंशनल क्लास की सबमरीन पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है योग्य कंपनियों के लिए, जो कि इन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग और मॉनिटरिंग सेंटर भी बनाएंगी, जिसमें कि पनडुब्बियों के डिजाइन सॉफ्टवेयर की आपूर्ति भी शामिल है। इसके अलावा मझगांव शिप बिल्डर ने दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी किया है, जिसके तहत योग्य फर्म में यानी कि योग्य कंपनियों को पनडुब्बी निर्माण के लिए कंसल्टेंसी और इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री प्रदान करेंगे, जिसमें कि इस प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट होगा, क्रू का मैनेजमेंट होगा, मेंटेनेंस होगी, मॉनिटरिंग भी होगी। इसके अलावा मटेरियल ट्रैकिंग, स्मार्ट टूल्स और स्मार्ट लाइटिंग, वेल्डिंग, कटिंग मटेरियल्स के लिए रोबोटिक्स और अन्य जहाज निर्माण संबंधी कार्य ये कंपनियां करेंगी। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि प्रोजेक्ट 75I डिले होता जा रहा है। ऐसे में मैंने आपको बताया था कि मझगांव शिप बिल्डर्स के पास जो पनडुब्बी निर्माण का कौशल है वो बेकार जा रहा था, क्योंकि जब तक नया ऑर्डर नहीं मिलता तब तक जो हमें एक्सपीरियंस मिला है हमारे इंजीनियर्स को, हमारे श्रमिकों को, वो एक समय के बाद खत्म हो जाता। ऐसे में ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। बहरहाल कोई बात नहीं, हम कन्वेंशनल सबमरीन्स को भी जब निर्माण कर सकते हैं अपने देश में तो उसी को आगे चालू रखा जाए। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है एक नेशनल हॉस्पिटल शिप के लिए, जिसे भारतीय शिपयार्ड से खरीदा जाएगा, जिसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 48 महीनों के अंदर वितरित करना होगा। बता दें कि इस जहाज का डिस्प्लेसमेंट 15,000 टन से कम होना चाहिए और इसका इंड्योरेंस टाइम 7,400 किलोमीटर होना चाहिए, वो भी इकोनॉमिक स्पीड में, और ये एक नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी ले जाने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही इसमें 117 लोगों के स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए और 250 पेशेंट्स की क्षमता होनी चाहिए। बता दें कि भारतीय नौसेना राहत और बचाव के काम में इसका इस्तेमाल करेगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।